हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसकी जो यूनिट 3 है, जिसके अंदर कोर्स डिस्पर्जन, सस्पेंशन एंड इमल्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके कुछ एमसीक्यूज विद कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस यूनिट के एमसीक्यूज को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो भी एमसीक्यूज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ विद आंसर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने वो स्टार्ट करते हैं। First question is the ratio of the ultimate volume of sediment to the actual volume of sediment before settling is called. So यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो रेशो होता है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट सेटल होने से पहले, उस रेशो को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन इज डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन इज इमल्सिफिकेशन वॉल्यूम एंड फोर्थ ऑप्शन इज फेज वॉल्यूम रेशो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि फाइनली सेडिमेंट के बाद में अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट क्या होगा डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग, जो उस रेशो को सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहा जाता है। तो सिंपली सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग। Next question is the ratio of sedimentation volume in case of flocculated suspension to the sedimentation volume in case of deflocculated suspension is called. तो जो रेशो होता है ऊपर उसके अंदर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम आता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में, एंड उसके नीचे आता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में। तो उस रेशो को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन इज डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन इज इमल्सिफिकेशन वॉल्यूम एंड फोर्थ ऑप्शन इज फेज वॉल्यूम रेशो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, इसका जो रेशो होता है उसे डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन कहा जाता है। Next question is the size of dispersed particles in coarse dispersion ranges from. So coarse dispersion जो होता है उसके अंदर dispersed particles का जो size होता है वो किस रेंज के अंदर आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 1 मिलीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेस देन 1 माइक्रोमीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। कोर्स डिस्पर्जन के अंदर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजायर्ड फीचर्स ऑफ गुड सस्पेंशन। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि गुड सस्पेंशन के फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द पार्टिकल्स विच सेटल डाउन शुड नॉट डिपॉजिट एट द बॉटम एज हार्ड केक, दे मस्ट बी इजीली रीसस्पेंडेड बाय मॉडरेट शेकिंग। Second option is it should be free from grittiness. Third option is it should be stable in case of physical, chemical and microbial attack. And fourth option is all of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर जो ये तीनों ही फीचर्स दिए गए हैं ये तीनों ही डिजायर्ड फीचर्स होते हैं गुड सस्पेंशन के। मतलब उस सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली सेटल डाउन नहीं होने चाहिए, एंड सेटल डाउन होने के बाद में वो हार्ड केक बनाने नहीं चाहिए। एंड जब उसमें शेकिंग करी जाए थोड़ी सी तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है वापस से रीसस्पेंस हो जाने चाहिए। एंड क्या होता है कि गुड सस्पेंशन जो है वो ग्रीटीनेस से भी फ्री होना चाहिए, एंड साथ ही साथ वो स्टेबल होना चाहिए, चाहे से उसके ऊपर फिजिकल, केमिकल या फिर माइक्रोबियल किसी भी तरह का अटैक हो। जो गुड सस्पेंशन होता है वो उन सब अटैक से फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, एंड वो स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। Next question is if zeta potential of a suspension is high then the system will be considered as। तो कोई एक सिस्टम है, कोई एक सस्पेंशन है, उसका जीटा पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, तो उस सिस्टम को किस तरह का सिस्टम जो है वो माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज डीफ्लॉक्यूलेशन, सेकेंड ऑप्शन इज फ्लॉक्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन इज इमर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो जीटा पोटेंशियल अगर किसी सस्पेंशन का हाई होता है तो वो डीफ्लॉक्यूलेशन सिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी जो है वो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज है।
फर्स्ट ऑप्शन इज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, सेकेंड ऑप्शन इज ऑन शेकिंग सेडिमेंट कैन बी easily redispersed, थर्ड ऑप्शन इज इट डज नॉट फॉर्म हार्ड केक एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज गिवन यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारी ही होती है। उसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होती है, शेकिंग पर सेडिमेंट जो है वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाता है एंड साथ ही साथ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्पेंशन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सस्पेंशन जो है वो गिवन ऑप्शंस में से किसका एग्जाम्पल होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेकेंड ऑप्शन इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, थर्ड ऑप्शन इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। सस्पेंशन जो है वो एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, मतलब ये दो फेजेस से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटेट्स एंड सिट्रेट्स आर। तो एसिटेट्स एंड सिट्रेट्स जो है वो गिवन ऑप्शंस में से क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज बफरिंग एजेंट, सेकेंड ऑप्शन इज कलरिंग एजेंट, थर्ड ऑप्शन इज थिकनिंग एजेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। एसिटेट्स एंड सिट्रेट्स जो है वो बफरिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब पीएच को मेंटेन करने में वो मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी जो है वो इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज है? फर्स्ट ऑप्शन इज मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, सेकेंड ऑप्शन इज मल्टीमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, थर्ड ऑप्शन इज सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। गिवन जितनी भी दी गई हैं सारी की सारी जो है वो थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन है, मतलब मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, मल्टीमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये तीनों ही थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इमल्शन। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो इमल्शन के अंदर इनस्टेबिलिटी का कारण नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज अपवर्ड क्रीमिंग, सेकेंड ऑप्शन इज फेज इन्वर्जन, थर्ड ऑप्शन इज डाउनवर्ड क्रीमिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज मॉडलिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। मॉडलिंग जो है ये इमल्शन के अंदर इनस्टेबिलिटी का कारण नहीं होता, बाकी अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग एंड फेज इन्वर्जन ये तीनों ही इमल्शन के अंदर इनस्टेबिलिटी का कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज इन्वर्जन अकर्स ड्यू टू। तो फेज इन्वर्जन जो होता है वो गिवन ऑप्शंस में से किस कारण की वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज चेंजेस इन टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, सेकेंड ऑप्शन इज चेंज इन फेज वॉल्यूम रेशियो, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा। फेज इन्वर्जन जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट को चेंज करने की वजह से भी हो सकते हैं एंड जो फेज वॉल्यूम रेशियो होता है उसके अंदर चेंज होने की वजह से भी फेज इन्वर्जन जो है वो हो सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो इमल्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज डाइल्यूशन टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज कंडक्टिविटी टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। इमल्शन के लिए गिवन जितने भी दिए गए हैं सारे ही इमल्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, मतलब डाइल्यूशन टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट एंड कंडक्टिविटी टेस्ट, ये तीनों ही जो है वो इमल्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो इमल्शन की जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो गिवन ऑप्शंस में से किसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन इज पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, थर्ड ऑप्शन इज विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है इमल्शन की वो गिवन सभी ऑप्शंस के द्वारा कंट्रोल होती है, मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट का नेचर एंड कंसंट्रेशन, देन डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल साइज, देन कंटिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी, इन सारी ही चीज़ों से जो इमल्शन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कंट्रोल होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई गम मैथड इज ऑल्सो नोन एज। तो जो ड्राई गम मैथड होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्टिनेंटल मैथड, सेकेंड ऑप्शन इज इंग्लिश मैथड, थर्ड ऑप्शन इज बॉटल मैथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज फोर्ब्स मैथड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ड्राई गम मैथड जो है उसे कॉन्टिनेंटल मैथड भी कहा जाता है। Now, last question is when an emulsion is exposed to UV radiations, if the continuous fluorescence is observed under microscope, then it is dash type of emulsion। तो जब एक emulsion को UV रेडिएशन से एक्सपोज करा जाता है तो अगर उसके अंदर कंटिन्यूस फ्लोरेसेंस जो है माइक्रोस्कोप के नीचे हमें देखने को मिलता है तो वो किस टाइप का emulsion होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर इन ऑयल, सेकेंड ऑप्शन इज ऑयल इन वाटर, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रो इमल्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नैनो इमल्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। जब एक इमल्शन को यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करा जाता है एंड उसके अंदर हमें कंटिन्यूस फ्लोरेसेंस जो है वो ऑब्जर्व होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसका मतलब है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। क्योंकि वाटर इन ऑयल के अंदर क्या होगा, ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा, तो उस वजह से उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लोरेसेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमें आज जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपका इस वीडियो के अंदर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी सोल्यूशन के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसकी PDF विद आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।